24 अक्टूबर 1922 को इतालवी बेनेटो मुसोलिनी और उनके साथियों ने हसूल इक़्तिदार के लिए इटली के दारुल हुकूमत रोम की जानिब मार्च करने का फैसला किया। 28 अक्टूबर को सियाह लिबास में मलबूस 30,000 जानिसराने मुसोलिनी ने रोम का मुहासरा करना शुरू कर दिया। बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले इतालवी वजीर आज़म ल्यूइजी फैक्टा ने रोम की हिफाजत के लिए एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया, लेकिन इटली के शाह विक्टर एम्यूनल सोम ने इस पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया और यूं अपने ही वजीर आज़म को मुसोलिनी के मुकम्मल रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अगले रोज बादशाह ने मुसोलिनी को अपनी काबीना बनाने का अख्तियार दे दिया। यूं मुसोलिनी, जो मिलान में बैठे सूरत हाल का सिर्फ जायजा ले रहे थे, 30 अक्टूबर को फातिहाना अंदाज में रोम में दाखिल हुए और अगले वजीर आज़म बन गए। मुसोलिनी ताकत का इस्तारा थे। हिटलर की तरह इनको भी समाजी, माशी और सियासी मसाइल का हल सिर्फ ताकत के मजीद इर्तकाज में ही नजर आता था, जिससे वो अपने मुखालिफिन को कुचल सकें। लेकिन इस सख्त गिर तशख्खुस के बावजूद भी ताकतवर को हमेशा तलब रहती है कि इसकी अवामी सतह पर इमेज बिल्डिंग की जाए। यही वजह है कि स्ट्रांग इमेज रखने वाले ताकतवर हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर अदब व सहाफत से ताल्लुक रखने वाला जोसेफ गोएबल्स था, जिसको कलमो ज़बान पर कमाल अबूर हासिल था। इसी तरह मुसोलिनी ने इक़्तिदार में आते ही मुल्क के कुछ नामवर सहाफ़ियों को अपनी पनाह में ले लिया। मुल्क भर के अखबारात और रसायल मुसोलिनी को बतौर मसीहा पेश करने लगे। मुखालिफ सोच को कुचलने के लिए बदतरीन सेंसरशिप नाफिज की गई, जिसका दिफा करने के लिए मुबल्लिगीन सहाफ़त हमा वक्त सीना सपर रहते थे। मुसोलिनी के जुल्म व इस्तबदाद के लिए जवाज़ तराशने में अमरीकी मीडिया भी पेश रहा। अमरीकी अखबारात, जिनमें शिकागो ट्रिब्यून और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने मुसोलिनी को मुस्तहकम इटली का पैगंबर करार दिया। ताहम कुछ आवाज़ें तब भी थीं जिन्होंने अपना कलमो ज़बान सरेंडर नहीं किया। ऐसी ही एक आवाज़ अर्नेस्ट हेमिंगवे थे, जिन्होंने मुसोलिनी के तर्ज हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। बदकिस्मती से मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की तारीख़ व हाल भी ऐसे मिसालों से भरी पड़ी है। आमरीत का हर दौर कलमो ज़ुबान पर दस्तरस रखने वाले कई बड़े नाम निगल गया, लेकिन दूसरी तरफ फैज़ो जालिब जैसे गोहरे नायाब भी तो इसी धरती ने दिए हैं। मैं इस मौजू को इस शो पर सबसे पहले ज़ेर बहस लाना चाहता था, क्योंकि ये मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस रहा है, लेकिन इसका कोई सर पैर हाथ नहीं आ रहा था, तो सोचा बाहर बैठकर कुछ सोचो विचार करता हूँ। इसी गर्ज से मैं शहर इक़्तिदार के एक मकामी कहवा खाने में जा बैठा, जो खचाखच लोगों से भरा हुआ था। अलबत्ता एक मेज पर एक कुर्सी खाली देखकर बराजमान हो गया। लैपटॉप निकालकर दोबारा से कुछ लिखने की कोशिश करने लगा। सामने बैठे बुजुर्ग, जो वज़ाक़ता से बिल्कुल पाकिस्तान जैसे ही मालूम पड़ रहे थे, इन्होंने मेरा प्रेस कार्ड देखते ही इस्तफसार किया कि बेटा सहाफ़ी हो। मैंने इस बात में सर हिलाया तो बोले, क्या लिख रहे हो? मैं लम्हा भर के लिए रुका और उनके सामने अपना मुद्दा बयान कर दिया। अब समझ नहीं आ रही थी कि इसे किस ज़ाविये से तराशूं। उन्होंने अपनी चाय की एक सुर्खी ली और बोले, बेटा ऐसा क्यों होता है कि सहाफ़ी अपना कलम सरेंडर कर देते हैं? कुछ तो वजह होगी, इस पर लिखो। इसके बाद इस मौजू की गिरहें खुद ब खुद खुलती गईं कि जैसे कोई बहुत पेचीदा बात किसी पर सलीस तरीन हालत में वारिद हो जाए। बहरहाल जब हम बगौर जायज़ा लें तो समझ आती है कि ताकत के इर्तकाज़ के लिए कलम की ज़रूरत के पीछे दो मकासद पिन्हा होते हैं। पहला मकसद अवाम के लिए इमेज बिल्डिंग और दूसरा मकसद प्रोपेगेंडे के ज़रिए राय आमा को ऐसे ढालना कि जिससे आइंदा उठाए जाने वाले इक़दामात के लिए पहले से ही बड़े पैमाने पर जहन साजी की जा सके। यानी ताकतवर हाकिम की तरफ से किया गया हर तजावुज़ मन जानिब कानून व कुदरत और अदल के ऐन मुताबिक मनोअन तस्लीम किया जाए। लेकिन इस सारे अमल में फ़िक्री दयानत, सहाफ़ती असूल और बुनियादी इंसानी शाइस्तगी की बलि चढ़ा दी जाती है। मैं पूरी दयानतदारी से समझता हूँ कि सहाफ़त का ताकत से रिश्ता इस्तवार करना गैर फितरी भी है और समाज के लिए एक मुहलिक अमल भी। तारीख़ फस्तायत बताती है कि किस तरह सहाफ़ी के लिए अपने कलम को सरेंडर करने के पीछे कारफरवा अवामिल में ज़्यादातर मौत का खौफ या ताकतवर के सामने खुद को वफादार साबित करना नहीं होते, बल्कि सरकारी पैसा और मर्तबा की ख्वाहिश, सेंसरशिप से बचना, अपने इदारे की पॉलिसी और सबसे अहम अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद को मुखासमत की हद तक ले जाना। एक ऐसी हद जहां सहाफ़ी ज़हनी तौर पर आमादा हो चुका होता है कि ताकतवर के ज़ेरे इताब फरीक इसके कलम से किसी रहम का मुस्तहिक नहीं,
کیونکہ وہ خود اسے ذاتی طور پر سب سے پہلے ناپسند کرتا ہے۔ یہ فکری خیانت لاشعور میں پھر کب عداوت میں بدل چکی ہوتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور یوں وہ قلم جو ایک صحافی کسی کی ذاتی خواہشات پسند ناپسند کی پرواہ کیے بغیر اٹھاتا ہے، اس کی روشنائی اپنی ہی ذاتی پسند ناپسند کی تہ تیغ میں چلی جاتی ہے۔ فکری زاویوں کی بساط پر یہ عمل کسی صحنے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس لمحے سچ دم توڑ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ عہدے اور منصب کی چاہ ہوتی ہے، اور اسے بدقسمتی سے ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ قلم سے قلمدان کا سفر طے کرنے کے لیے بڑے بڑے معتبر نام صف بندی کیے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے نام جنہیں ہم پڑھتے، سنتے اور آئیڈیالائز کرتے شعبہ صحافت سے منسلک ہوئے، میرے جیسے ایک عام سے طالب علم کے لیے عملی صحافت میں قدم رکھنے کے بعد اس کا بھرم ٹوٹنا بھی تو ایک سانحہ ہے۔ جس قلم کی کاٹ نے اقتدار کے ایوانوں میں عوامی مفادات کا تحفظ یقینی بنانا تھا، وہ عین انہی ایوانوں میں چند دنوں کے قلمدان کی خاطر اپنے قلم کو شاہ کی مدح سرائی کے لیے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ کسی کو مشیر بننا ہے، کسی کو وزیر بننا ہے، اور کسی کو کسی ادارے کا سربراہ۔ قلم سے قلمدان کے اس سفر کو جاری و ساری رکھنے کے لیے پھر ایسے جتن کرنے پڑتے ہیں کہ ان کی اپنی ہی گزشتہ تحاریر اور وضع کردہ اصول ان سے شرما جائیں۔ دلچسپ امر تو یہ ہے کہ ان حضرات کو سرکاری عہدوں کی واپسی پر صحافت کی دکانوں یعنی میڈیا ہاؤسز کے دروازے بھی پہلے سے ہی کھلے ملتے ہیں۔ قلم سے قلمدان اور پھر قلمدان سے قلم کے بیچ کے سفر میں صحافت ایک دردناک موت مر چکی ہوتی ہے۔ بنیادی انسانی حقوق، دلیل اور عوام کا نقطہ نظر ان کو بے وقت لگنے لگتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ان کی نظر میں ان گھسی پیٹی باتوں جن کا پرچار یہ خود کیا کرتے تھے ان سے بالاتر ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو وطن عزیز کی رنجیدہ صورتحال دیکھ کر بھی یہ لوگ مطمئن دکھائی دیتے ہیں، بلکہ کچھ تو باقاعدہ جبر و استبداد اور ماورائے عین اقدامات کا دفاع کرتے تک نظر آتے ہیں۔ کیا کیجئے کہ راست گوئی میں ہے رسوائی بہت۔